आज 16 जनवरी 2026 है और भारत के जंगलों को लेकर एक जबरदस्त एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। जी। और इसकी वजह 2 हफ्ते पहले 2 जनवरी को आया एक सरकारी सर्कुलर। अब देखिए, ऊपर से देखने पर यह सिर्फ कुछ नियमों में बदलाव लगता है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ इसे हमारे जंगलों के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और शायद एक खतरनाक मोड़ बता रहे हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ पेड़ों की है भी नहीं, ये कहानी है कागज उद्योग की, हजारों करोड़ रुपए की, और उन करोड़ों लोगों की जिनकी जिंदगी सीधे सीधे जंगलों पर निर्भर है। सरकार का कहना है कि ये देश के विकास और जो खराब हो चुके जंगल हैं उन्हें फिर से हरा भरा करने का एक तरीका है। वहीं जो आलोचक हैं उनका ये मानना है कि ये मुनाफे के लिए हमारे प्राकृतिक जंगलों की आत्मा को बेचने जैसा है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि 40 साल से भी ज्यादा पुराने एक कानून में आखिर ऐसा क्या बदल दिया गया है जिसने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। हाँ, सरकार के तर्क और विशेषज्ञों की चिंताएं दोनों को गहराई से देखना होगा। बिल्कुल, ताकि हम और हमारे श्रोता सब समझ सकें कि असल में हो क्या रहा है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, एकदम शुरुआत से, 1980 से, जब ये सब शुरू हुआ था। हाँ, नींव को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था। अच्छा। और इसकी वजह बहुत सीधी थी। आजादी के बाद से भारत में विकास के नाम पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी। एक अनुमान है कि 1951 से 1980 के बीच करीब 42 लाख हेक्टेयर जंगल साफ कर दिए गए थे। एक मिनट, 42 लाख हेक्टेयर? जी। ये तो बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये करीब करीब हरियाणा राज्य के बराबर का इलाका है जो गायब हो गया। बिल्कुल। तो इस कटाई को रोकने के लिए 1980 का कानून एक ब्रेक की तरह था। इसकी जो धारा 2 थी वो सबसे ज्यादा ताकतवर थी। अच्छा, उसमें क्या था? उसने साफ साफ कह दिया कि अगर किसी भी जंगल की जमीन को किसी और काम के लिए, जैसे सड़क, बांध या कोई फैक्ट्री बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, तो पहले केंद्र सरकार से इजाजत लेनी ही होगी। मतलब राज्यों की मनमानी पर एक तरह से रोक लगा दी। हाँ, ये एक सुरक्षा कवच था। ठीक है, तो ये 40 साल तक हमारे जंगलों का एक तरह से सुरक्षा कवच बना रहा। फिर कहानी में पहला बड़ा मोड़ आया अगस्त 2023 में, जब इस कानून में एक बड़ा बदलाव किया गया। हाँ, और वो मोड़ बहुत अहम था। संसद ने एक संशोधन पास किया और कानून का नाम बदलकर वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम कर दिया गया। अच्छा, सिर्फ नाम बदला? नहीं, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। इसने कानून के दायरे को लेकर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और उसी वक्त कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने एक चेतावनी दी थी। मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि ये संशोधन वन प्रबंधन के निजीकरण का दरवाजा खोल रहे हैं। उस वक्त शायद ये एक राजनीतिक बयान जैसा लगा होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो किसी आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रहे थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनकी वो बात आज की बहस को समझने के लिए एक चाबी की तरह है, क्योंकि जो दरवाजा 2023 में खोला गया था, ऐसा लगता है कि 2 जनवरी 2026 के सर्कुलर ने उसे और भी ज्यादा चौड़ा कर दिया है। तो चलिए अब उस सर्कुलर पे आते हैं जिसने असल में ये सारी बहस शुरू की है। 2 जनवरी 2026 को ऐसा क्या हुआ? मंत्रालय ने ऐसा क्या कहा कि पर्यावरणविद विनाशकारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे? उन्होंने एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, चालाकी भरा लेकिन असरदार बदलाव किया। उन्होंने कहा कि अब से वन भूमि पर निजी या सरकारी कंपनियों द्वारा जो वृक्षारोपण यानी प्लांटेशन किया जाएगा, जी, उसे गैर वानिकी गतिविधि यानी नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी नहीं, बल्कि वानिकी गतिविधि यानी फॉरेस्ट्री एक्टिविटी माना जाएगा। एक मिनट, मुझे यहाँ रोक टोक समझना है। ये सुनने में बहुत ही मामूली एक ब्यूरोक्रेटिक बदलाव लगता है। गैर वानिकी से वानिकी, इससे जमीन पर क्या फर्क पड़ जाता है? क्या वाकई सिर्फ एक शब्द बदलने से इतना बड़ा दरवाजा खुल सकता है? यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। इस एक शब्द के बदलने से सब कुछ बदल गया। देखिए, जब तक प्लांटेशन एक गैर वानिकी गतिविधि थी, तब तक किसी भी कंपनी को 2 बहुत बड़ी शर्तें पूरी करनी पड़ती थीं। ओके। पहली थी प्रतिपूरक वनीकरण यानी कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, जिसे हम सीए कहते हैं। इसका मतलब था कि अगर आप 100 हेक्टेयर जंगल की जमीन लेते हैं तो आपको उसके बदले में कहीं और 100 हेक्टेयर जमीन पर पेड़ लगाने होंगे, यही ना? बिल्कुल। और दूसरी शर्त थी शुद्ध वर्तमान मूल्य यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी। ये एनपीवी क्या चीज है? ये थोड़ा मुश्किल लगता है।
इसे ऐसे समझिए कि एनपीवी प्रकृति के लिए एक बीमा पॉलिसी की तरह था। बीमा पॉलिसी। हाँ, एक जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड तो नहीं होता, वो हमें साफ हवा, पानी, मिट्टी का संरक्षण जैसी कई सेवाएं मुफ्त में देता है। एनपीवी इन्हीं सेवाओं की एक अनुमानित कीमत थी। तो जब कोई कंपनी जंगल की जमीन लेती थी तो उसे एक मुश्त रकम सरकार को देनी पड़ती थी। अच्छा, जैसे आप किसी नुकसान की भरपाई के लिए प्रीमियम भरते हैं। एकदम सही। ये पैसा फिर दूसरे जंगलों को बचाने और बेहतर बनाने में इस्तेमाल होता था। तो सीए और एनपीवी ये एक तरह से डबल लॉक सुरक्षा थी। एक तरफ जमीन के बदले जमीन पर पेड़ लगाना और दूसरी तरफ उस जंगल के पारिस्थितिक नुकसान की कीमत चुकाना। और अब नए सर्कुलर के बाद अब चूंकि प्लांटेशन एक वानिकी गतिविधि बन गई है, तो ये दोनों शर्तें सीए और एनपीवी लागू ही नहीं होंगी। क्या मतलब दोनों ही हटा दी गईं? जी, ये कंपनियों के लिए पैसों और नियमों दोनों की एक बहुत बड़ी बचत है। वो सुरक्षा कवच, वो डबल लॉक अब हटा दिया गया है। ये तो बहुत बड़ी छूट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने ये कदम उठाया क्यों? जाहिर है इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। सरकार अपना क्या पक्ष रख रही है? सरकार ने इसके पीछे 4 मुख्य कारण बताए हैं, जिन पर 2 दिसंबर 2025 को हुई सलाहकार समिति की बैठक में चर्चा हुई थी। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है आर्थिक। भारत में कागज और उससे बने उत्पादों का आयात बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के आंकड़े बताते हैं कि 2020-21 में हमने लगभग 1.08 मिलियन टन कागज आयात किया था, जो 2024-25 तक बढ़कर 2.05 मिलियन टन हो गया। मतलब सिर्फ 4 साल में लगभग दुगना? हाँ, लगभग दोगुना। तो मतलब ये सिर्फ पर्यावरण का मामला नहीं है, ये एक व्यापार घाटे और आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी सवाल बन गया है। हम अपनी जरूरत के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं। एकदम सही। दूसरा कारण है पारिस्थितिक। हमारे पास करीब 2.08 लाख वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र ऐसा है जो खराब हो चुका है, यानी डिग्रेडेड है। ये बहुत बड़ा इलाका है, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के बराबर। सरकार का कहना है कि इसे सुधारने की बहुत जरूरत है। और तीसरा कारण हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ा होगा। जी, भारत की राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य देश के 33% हिस्से पर जंगल या पेड़ों का कवर लाना है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने की जरूरत है। और यहीं पर निजी क्षेत्र की भूमिका आती है ना? क्योंकि सरकार अकेले ये सब नहीं कर सकती। बिल्कुल, यही चौथा यानी वित्तीय कारण है। सरकार का मानना है कि सिर्फ सरकारी फंड से इतने बड़े पैमाने पर खराब जंगलों को ठीक करना और नए पेड़ लगाना संभव नहीं है। अच्छा, इसलिए निजी और गैर सरकारी कंपनियों को इसमें शामिल करना जरूरी है। और सरकार को लगता है कि सीए और एनपीवी जैसी सख्त शर्तें निजी निवेश के रास्ते में एक रोड़ा थीं। उन्हें हटाकर वे निवेश को आकर्षित करना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर मैं एक पल के लिए सरकार का पक्ष देखूं, तो उनका तर्क अपनी जगह पर काफी मजबूत लगता है। देश को कागज चाहिए, हमारे जंगल खराब हालत में हैं और हमारे पास पैसा कम है, तो क्यों ना निजी कंपनियों को बुलाकर कहा जाए कि आप इन खराब जमीनों पर पेड़ लगाइए, अपनी जरूरत भी पूरी कीजिए और देश को हरा भरा भी कीजिए। इसमें गलत क्या है? कागज पर यह योजना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहीं पर पर्यावरणविद और कई पूर्व वन अधिकारी अपनी सबसे बड़ी चिंता जाहिर करते हैं। क्या है वो चिंताएं? उनकी सबसे पहली और बड़ी चिंता है मोनोकल्चर का खतरा। मोनोकल्चर यानी एक ही तरह की खेती। लेकिन जंगलों के मामले में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक निजी कंपनी जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है, वो उन पेड़ों को लगाना चाहेगी जो सबसे तेजी से बढ़ते हैं और जिनकी लकड़ी की बाजार में सबसे ज्यादा कीमत है। जैसे कि यूकेलिप्टस, पॉपुलर। हाँ, यूकेलिप्टस, पॉपुलर या सागवान। वो एक बड़े इलाके में सिर्फ यही 1 या 2 तरह के पेड़ लगा देगी। जैसा कि एक पूर्व वन अधिकारी ने बहुत साफ कहा, एक वृक्षारोपण जंगल नहीं होता है। ये बात बहुत दिलचस्प है। जब मैं वृक्षारोपण सुनता हूं तो मेरे दिमाग में हरे भरे पेड़ आते हैं, जो एक अच्छी बात लगती है। आप कह रही हैं कि ये अच्छे पेड़ भी असल में जंगल के लिए बुरे हो सकते हैं। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। ये विरोधाभास ही इस पूरी बहस का केंद्र है। एक प्राकृतिक जंगल और एक मोनोकल्चर प्लांटेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, कैसे? प्राकृतिक जंगल एक जिंदा धड़कता हुआ शहर है। उसमें अलग अलग उम्र और किस्म के सैकड़ों तरह के पेड़ होते हैं, हजारों तरह की झाड़ियां, जड़ी बूटियां होती हैं। ये जैव विविधता का घर है। वहीं एक यूकेलिप्टस का प्लांटेशन एक सन्नाटे से भरी फैक्ट्री जैसा है,
जहां एक ही साइज के पेड़ एक सीधी लाइन में खड़े हैं। उसे हरा रेगिस्तान भी कहा जाता है। हरा रेगिस्तान। और इसका असर उस जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं पे क्या पड़ता होगा? बहुत विनाशकारी। एक प्राकृतिक जंगल में पेड़ों के नीचे छोटी छोटी वनस्पतियों की एक परत होती है, जिसे अंडरस्टोरी कहते हैं। जमीन पर सूखी पत्तियां और सड़ती हुई लकड़ी होती है। हाँ, होती है। ये सब मिलकर हजारों कीड़ों, छोटे जानवरों और पक्षियों को खाना और छिपने की जगह देते हैं। हिरन को झाड़ी में छिपने की जगह मिलती है, दीमक को खाने के लिए लकड़ी मिलती है। एक व्यावसायिक प्लांटेशन में जमीन को बिल्कुल साफ रखा जाता है ताकि पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा पोषण मिले। सही। वहां ना अंडरस्टोरी होती है, ना डेडवुड। नतीजा, वन्य जीवों का पूरा घर और डाइनिंग टेबल ही गायब हो जाता है। यानी हम सिर्फ पेड़ नहीं खो रहे, हम एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम, एक पूरी दुनिया खो रहे हैं। ये तो वाकई बहुत गंभीर चिंता है। और दूसरी चिंताएं क्या हैं? दूसरी बड़ी चिंता उन सुरक्षा उपायों के कमजोर होने की है जिनकी हमने अभी बात की। पूर्व आईएफएस अधिकारी प्रकृति श्रीवास्तव का कहना है कि एनपीवीओसीए को हटाने से दो बड़े नुकसान हैं। एक तो हमें संरक्षण के लिए मिलने वाला करोड़ों रुपए का फंड नहीं मिलेगा, दूसरा हमें जंगल के बदले जो जमीन मिलती थी वो भी नहीं मिलेगी। मतलब ये सीधे सीधे संरक्षण की कीमत पर कंपनियों को फायदा पहुंचाने जैसा है। बिल्कुल। हम अक्सर जंगल की बात करते हैं, लेकिन हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो इन जंगलों में रहते हैं। इस बदलाव का उन आदिवासी और अन्य समुदायों पर क्या असर होगा जिनकी जिंदगी, संस्कृति और रोजी रोटी पूरी तरह से इन जंगलों पर निर्भर है? और ये शायद इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील और मानवीय पहलू है। वाई गिरी राव जैसे विशेषज्ञ जो दशकों से सामुदायिक वन अधिकारों पर काम कर रहे हैं, उनकी चिंता यही है। अच्छा। उनका कहना है कि अगर 2006 के वन अधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का सख्ती से पालन नहीं किया गया तो इन समुदायों की जमीनें छिन सकती हैं। इस कानून के तहत किसी प्रोजेक्ट के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। और अगर इस प्रक्रिया को दरकिनार किया गया तो कंपनियां उन जमीनों पर कब्जा कर लेंगी जिनका इस्तेमाल ये समुदाय सदियों से करते आ रहे हैं। उनके लिए जंगल सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो वहां से जलावन के लिए लकड़ी, खाने के लिए कंद मूल, फल और शहद, दवा के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं। जब वहां एक निजी कंपनी का यूकेलिप्टस का बागान लग जाएगा तो उनके लिए जंगल के ये सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। उनकी आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर यह सीधा हमला होगा। और इसी वजह से राजनीतिक प्रतिक्रिया भी इतनी तीखी है। जयराम रमेश ने इसे सीधे सीधे वन प्रबंधन का निजीकरण कहा है। हाँ, और उनका बयान अब ज्यादा वजनदार लगता है। वो कह रहे हैं कि अगस्त 2023 में जो दरवाजा सिर्फ थोड़ा सा खोला गया था, ये सर्कुलर उसी का नतीजा है। और उनका मानना है कि ये तो बस शुरुआत है। तो हम एक अजीब विरोधाभास पर आकर खड़े हो गए हैं। सरकार कह रही है कि चिंता की कोई बात नहीं है, जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा और सब कुछ राज्य के वन विभाग की निगरानी में होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो चिंताएं हैं वो बहुत वास्तविक लगती हैं। यहीं पर एक और विरोधाभास है जो इस मामले को और जटिल बनाता है। कुछ सरकारी दस्तावेजों में इस पूरी कवायद को पारिस्थितिक बहाली यानी इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का नाम दिया गया है, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन जो सर्कुलर जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर राजस्व बंटवारा, रेवेन्यू शेयरिंग और फसल के उपयोग, सस्टेनेबल हार्वेस्ट फॉर यूटिलाइजेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल है। तो एक तरफ वे गृह को बचाने की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सर्कुलर सीधे सीधे मुनाफे और कटाई की बात कर रहा है। ये दोनों तो बिल्कुल अलग बातें हैं। बिल्कुल। और यहीं पर यह साफ हो जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक है, न कि सिर्फ पारिस्थितिक। असल में इस एक सर्कुलर ने भारत में पिछले 30 सालों से चल रही एक पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। कौन सी बहस? ये बहस कि क्या भारत की कागज और लकड़ी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उद्योग जगत को खराब वन भूमि पट्टे पर दे देनी चाहिए। उद्योग जगत ये मांग लंबे समय से कर रहा था और पर्यावरण समूह इसका विरोध कर रहे थे। जो बहस दशकों से अटकी हुई थी, ऐसा लगता है कि इस सर्कुलर ने उस पर उद्योग जगत के पक्ष में फैसला सुना दिया है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हाँ, और वो सवाल सिर्फ जंगलों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे विकास के मॉडल के बारे में है। सोचने वाली बात यह है कि क्या व्यावसायिक मुनाफे और सच्चे पारिस्थितिक संरक्षण के लक्ष्य कभी एक साथ चल सकते हैं? क्या एक कंपनी जो अपने शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह है, वो वाकई में एक विविध और स्वस्थ जंगल बनाने में निवेश करेगी? या फिर
क्या एक मोनोकल्चर प्लांटेशन को जंगल के रूप में फिर से परिभाषित करना हमारे प्राकृतिक वनों की पहचान और उनके स्वास्थ्य को हमेशा के लिए बदलने का एक जोखिम भरा प्रयास है, जिसका नतीजा शायद वैसा न हो जैसा हमें आज बताया जा रहा है?